मान लो तुम्हारे कमरे में इलेक्ट्रिक सॉकेट तो एक ही है, पर तुम एक साथ डिवाइस कई चलाना चाहते हो। पर एक इलेक्ट्रिक सॉकेट में तो एक बार में एक ही डिवाइस लगेगा, तो क्या करोगे? सर सिंपल है, सॉकेट में लगा देंगे एक्सटेंशन और फिर एक्सटेंशन में लगा देंगे सारे डिवाइस। तो बस ऐसे समझो कि सॉकेट है वेरिएबल और डिवाइसेस हैं डेटा। एक वेरिएबल में एक बार में एक ही डेटा स्टोर हो सकता है। अगर हमें एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सटेंशन की। जावास्क्रिप्ट की दुनिया में वो एक्सटेंशन है अरे। तो यानी हम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे अरे और फिर अरे में स्टोर कर लेंगे सारा डेटा। चलो कुछ कोड लिखकर समझते हैं। हमने x नाम का वेरिएबल बना लिया और मान लो इस वेरिएबल में हम स्टोर करना चाह रहे हैं 10-12 नंबर। पर एक वेरिएबल में तो एक बार में एक ही नंबर स्टोर हो पाएगा, इसलिए हम वेरिएबल में डेटा स्टोर ना करके एक अरे स्टोर कर लेंगे और फिर उस अरे में सारे नंबर स्टोर कर लेंगे। तो चलो पहले वेरिएबल में अरे स्टोर करते हैं। अरे स्टार्ट होती है ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट से और ख़त्म होती है क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट पर। तो ये है हमारी अरे जो हमने एक्स वेरिएबल में स्टोर कर ली है। इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन में तो फिक्स्ड जगह होती है, किसी में 3, किसी में 4 तो किसी में 5। पर अरे में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, यानी इस अरे में हम जितना मर्जी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो चलो अपनी अरे में कुछ डेटा स्टोर करके देखते हैं। डेटा स्टोर करने के लिए हमें लिखना होगा x.push और फिर पेरेंथेसिस के अंदर डेटा। पुश का मतलब हिंदी में होता है धकेलना। तो यानी हम कह रहे हैं कि x वेरिएबल में जो अरे स्टोर्ड है उस अरे में धकेल कर डाल दो 10। हम ऐसे पुश लिख कर कितना भी डेटा अरे में डाल सकते हैं। चलो अपनी अरे को स्क्रीन पर शो करा कर देखते हैं। देखो हमारी अरे में सबसे पहले नंबर पर स्टोर हो गया है 10, फिर 20 और फिर 30। पुश हमेशा अरे के आखिर में डेटा ऐड करता है। अभी हमारी अरे में सबसे पहले 10 है, अगली पोजीशन में 20 है और फिर 30 है। तो अब अगर हम अरे में 5 पुश करते हैं तो ये 5 30 के बाद जाएगा। चलो फिर से document.write करके देखते हैं। हमने अरे को एक पैराग्राफ टैग में डाल दिया है ताकि ये अरे पहले की अरे से चिपक कर दिखने की बजाय अगली लाइन में दिखे। देखो पहले अरे में 10, 20 और 30 थे और जब हमने 5 पुश किया तो वो अरे के आखिर में ऐड हो गया है। यहाँ एक बात और समझो, पुश इसलिए काम कर रहा है क्योंकि x वेरिएबल के अंदर एक अरे स्टोर्ड है। अगर x के अंदर अरे की जगह कोई और डेटा टाइप स्टोर्ड होती तो पुश फंक्शन एरर देता। कोर्स में आगे हम पढ़ेंगे कि अरे के अंदर डेटा डालने के पुश के अलावा और भी कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि अरे बनाते समय ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर डेटा लिख दो। चलो यहाँ एक document.write भी लिख लेते हैं। जब ये वाला document.write रन होगा तब अरे में सिर्फ 3 ही नंबर होंगे जो हमने अरे बनाते समय ऐड किए हैं। फिर हमने एक एक करके पहले 10 पुश किया, फिर 20 और फिर 30। यानी जब ये वाला document.write रन होगा तो अरे के आखिर में 3 नंबर और ऐड हो चुके होंगे और फिर हम 5 और पुश कर रहे हैं। देखो पहले document.write ने सिर्फ 3 नंबर शो किए, अगले में 3 और जुड़ गए और फिर ये 5 और जुड़ गया। पुश फंक्शन एक बार में एक से ज़्यादा डेटा भी अरे में डाल सकता है, यानी हम चाहें तो ऐसे 3 पुश लिखने की जगह एक ही पुश में कॉमा लगाकर तीनों नंबर लिख सकते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि अरे में सिर्फ नंबर ही स्टोर किए जा सकते हैं। आप चाहो तो बुलियन भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी, और तो और अरे के अंदर अरे भी स्टोर की जा सकती है। इस स्क्वायर ब्रैकेट से इस स्क्वायर ब्रैकेट तक ये एक अरे है और इस अरे के अंदर ये एक दूसरी अरे है। यहाँ हमने एक ही अरे के अंदर नंबर भी स्टोर कर रखे हैं, बुलियन भी, स्ट्रिंग भी और अरे भी। पर अक्सर कोशिश हम ये करते हैं
कि एक अरे के अंदर एक ही तरह का डेटा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्ट्रिंग है तो सिर्फ स्ट्रिंग हो और बुलियन है तो सिर्फ बुलियन हो। इसका फ़ायदा हमें कोर्स में आगे समझ आएगा। अरे में डेटा स्टोर करना तो हमने सीख लिया। चलो अब समझते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर अरे में से डेटा निकालेंगे कैसे। अरे के अंदर स्टोर्ड डेटा को कहा जाता है अरे एलिमेंट्स, और हर एलिमेंट का एक सीरियल नंबर होता है जिसे कहा जाता है इंडेक्स। इंडेक्स 0 से शुरू होती है और एक एक करके बढ़ती जाती है। यानी अगर हमारे पास ऐसी एक अरे है तो पहले एलिमेंट की इंडेक्स हो जाएगी 0, अगले की 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। अरे में से कोई भी एलिमेंट निकालने के लिए हमें लिखना होता है वो वेरिएबल जिसमें अरे स्टोर्ड है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है उस एलिमेंट की इंडेक्स जो एलिमेंट हमें निकालना है। मान लो हमें ये तीसरा एलिमेंट निकालना है, पर क्योंकि इंडेक्स 1 से नहीं 0 से शुरू होती है, इसलिए तीसरे एलिमेंट की इंडेक्स 3 नहीं 2 होगी। तो यानी तीसरे एलिमेंट को निकालने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा 2। चलो एक काम करते हैं, अरे का जो एलिमेंट हमने निकाला उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और फिर document.write की हेल्प से उसे स्क्रीन पर दिखा देते हैं। देखो स्क्रीन पर हल्क लिखा आ रहा है। अच्छा चलो ये बताओ, अगर हम यहाँ 4 लिख दें तो स्क्रीन पर क्या दिखेगा? सर, इंडेक्स 4 का मतलब हुआ अरे का 5वां एलिमेंट, यानी कि स्क्रीन पर दिखेगा छोटा भीम। बिल्कुल सही। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिखकर जैसे हम एलिमेंट निकाल रहे हैं, ऐसे ही हम एलिमेंट की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। मान लो हम स्पाइडरमैन हटाकर उसकी जगह माइटी राजू स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ऐसे लिखना होगा। यहाँ हम कह रहे हैं कि अरे की इंडेक्स 3 पर जो भी है उसे हटाकर माइटी राजू स्टोर कर दो। चलो अपनी अरे को स्क्रीन पर शो कराकर देखते हैं। देखो अब स्पाइडरमैन की जगह अरे में माइटी राजू स्टोर हो गया है। सर, एक सवाल था। अभी हमारी अरे में टोटल 5 एलिमेंट हैं, यानी आखिरी एलिमेंट की इंडेक्स होगी 4। अगर हम यहाँ 4 से बड़ा कोई नंबर लिखते हैं तो क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है भाइयों और बहनों। मुझे विश्वास है कि टिल्लू देश का नाम रोशन करेगा। सब तालियां बजाओ टिल्लू के लिए। अगर हम यहाँ लिख देते हैं 7, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि 7th इंडेक्स पर माइटी राजू स्टोर कर दो। यानी इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 4 तक तो जो पहले था वही डेटा स्टोर्ड रहेगा, और इंडेक्स 7 पे स्टोर हो जाएगा माइटी राजू। लेकिन अरे में इंडेक्स हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं, निरंतर होती हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि 0 से लेके 4 तक की इंडेक्स है, फिर 5 और 6 गायब होकर सीधी 7 इंडेक्स है। तो सवाल है फिर 5 और 6 इंडेक्स में क्या स्टोर होगा? 5 और 6 इंडेक्स की वैल्यू होगी अनडिफाइंड। याद है पिछली वीडियो में हमने नल पढ़ा था? अनडिफाइंड भी लगभग नल की तरह ही होता है। दोनों में बहुत मामूली सा डिफरेंस है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए तो मान लो अनडिफाइंड भी नल की तरह ही नल्ला यानी कि खाली होता है। हमने अरे में डेटा स्टोर करना भी सीख लिया और अरे से डेटा निकालना भी सीख लिया। चलो अब एक प्रोजेक्ट बनाकर अरे यूज करने की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। याद है पिछली वीडियो में हमने स्क्वायर कैलकुलेटर बनाया था। हम यूजर से एक के बाद एक नंबर मांगते रहते थे तब तक जब तक यूजर कैंसिल बटन ना दबा दे। जितने भी नंबर यूजर ने दिए उनका स्क्वायर हम स्क्रीन पर दिखा देते थे। हमने एक वाइल लूप लिखा था जिसकी कंडीशन में लिख रखा था ट्रू, यानी हमने एक इनफाइनाइट लूप बना रखा था। हम इनफाइनाइट लूप को तब रोकते थे जब यूजर कैंसिल दबाता था, यानी x की वैल्यू नल होती थी। पर अगर x की वैल्यू नल ना हो तो लूप आगे चलता जाता था और हम स्क्वायर कैलकुलेट करके स्क्रीन पर दिखा देते थे। यहाँ एक छोटी सी बात समझो,
लूप के हर चक्कर में हम यूजर से एक नंबर मांगते हैं और साथ के साथ उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके document.write की हेल्प से स्क्रीन पर दिखा देते हैं। यानी जो नंबर यूजर पहले देगा उसका स्क्वायर स्क्रीन पर पहले आएगा और जो नंबर यूजर बाद में देगा उसका स्क्वायर स्क्रीन पर बाद में आएगा। पर मान लो हम चाहते हैं कि स्क्वायर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखे, यानी छोटे नंबर का स्क्वायर पहले और बड़े नंबर का स्क्वायर बाद में। लेकिन ऐसा करने के लिए तो सारे नंबर एक साथ हमारे पास होने चाहिए ताकि हम देख पाएं कि उनमें से कौन कौन छोटा है और कौन बड़ा, यानी कौन पहले आएगा और कौन बाद में। लेकिन अभी तो हमारे पास एक बार में एक ही नंबर होता है। हम x वेरिएबल में नंबर स्टोर करते हैं और तुरंत स्क्वायर कैलकुलेट करके स्क्रीन पर दिखा देते हैं और फिर लूप का अगला चक्कर चलता है और x वेरिएबल में अगला नंबर स्टोर हो जाता है। जब एक वेरिएबल बनाया है तो सीधी सीधी बात है, एक बार में एक ही नंबर स्टोर हो पाएगा। दूसरा नंबर स्टोर करने के लिए पहले नंबर को हटाना पड़ेगा, पर हमें तो सारे नंबर एक साथ स्टोर करने हैं, तो क्या करें? सर सिंपल है, एक वेरिएबल में सारा डेटा स्टोर नहीं हो पा रहा तो और वेरिएबल बना लेते हैं। सिंपल तो है, पर सवाल ये है कि कितने वेरिएबल बनाए जाएं। हमें क्या पता कि यूजर कितने नंबर एंटर करेगा। हो सकता है बस 5 नंबर एंटर करे, हो सकता है 100 करे, 1000 या लाख भी कर सकता है। तो कहाँ तक वेरिएबल बनाएंगे भाई? हमें तो कोई ऐसा जुगाड़ चाहिए कि एक ही वेरिएबल में हमारे सारे नंबर स्टोर हो जाएं। आप समझ गए होंगे कि वो जुगाड़ है अरे। हमने वाइल लूप से पहले एक अरे बना ली। अभी ये अरे खाली है, या अंग्रेजी में कहें तो एम्प्टी है। हम इस एम्प्टी अरे में एक एक करके यूजर द्वारा दिए गए नंबर डालना शुरू कर देंगे। अभी हम यहाँ x का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, पर अब हमें स्क्वायर नहीं कैलकुलेट करना बल्कि x को अरे में स्टोर करना है। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर्स डॉट पुश x। अब लूप के हर चक्कर में एक नंबर अरे में पुश होता रहेगा और ये कहानी तब खत्म होगी जब यूजर कैंसिल बटन दबाएगा, जिसकी वजह से ये x की वैल्यू हो जाएगी नल, यानी कि इफ स्टेटमेंट चलेगा और वाइल लूप बंद हो जाएगा। चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा कोड सही चल भी रहा है या नहीं। अगर कोड सही चल रहा होगा तो लूप बंद होने के बाद सारे नंबर अरे में इकट्ठे हो चुके होंगे। तो चलो लूप के बाद अरे को स्क्रीन पर शो करा के देख लेते हैं। देखो, हमने जितने भी नंबर पॉपअप में डाले थे सारे अरे में ऐड हो चुके हैं। अब अगला स्टेप है कि हमें इन नंबर्स को क्रम से लगाना है, या अंग्रेजी में बोलें तो सॉर्ट करना है। जो नंबर छोटे हैं वो पहले आने चाहिए और जो नंबर बड़े हैं वो बाद में। इस काम के लिए जावास्क्रिप्ट में पहले से एक फंक्शन है, सॉर्ट नाम का फंक्शन। तो चलो सॉर्ट फंक्शन कॉल कर देते हैं। हमने सॉर्ट फंक्शन कॉल कर तो दिया, पर ये तो कहीं बताया ही नहीं कि सॉर्ट करना किसे है। कहीं तो बताना पड़ेगा ना कि हम नंबर्स नाम की अरे को सॉर्ट करना चाह रहे हैं। मैं समझ गया सर, हमें सॉर्ट फंक्शन के पैरामीटर्स में लिखना होगा नंबर्स। तुम्हारी बात तो सही है, फंक्शन को डेटा देने के लिए पैरामीटर्स यूज होते हैं, लेकिन पैरामीटर वाला तरीका यहाँ काम नहीं करेगा। फंक्शन को डेटा देने का एक तरीका और भी है, यहाँ हमें वही यूज करना होगा। हम सॉर्ट फंक्शन से पहले लिख देंगे नंबर्स डॉट। इसका मतलब हम सॉर्ट फंक्शन को कह रहे हैं कि तुम्हें इस अरे को सॉर्ट करना है। सर, हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ डेटा पैरामीटर में देना है और कहाँ फंक्शन के नाम से पहले डॉट लगाकर लिखना है? बहुत ही अच्छा सवाल है, पर इसका जवाब अभी समझा पाना मुश्किल है। ये हम कोर्स में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए तो बस रट लो कि सॉर्ट फंक्शन को अरे पैरामीटर में नहीं दी जाती, बल्कि फंक्शन से पहले डॉट लगाकर लिखी जाती है। चलो सॉर्ट करने के बाद अरे को स्क्रीन पर शो करा कर देखते हैं। जब सॉर्ट नहीं किया था तब अरे में वो नंबर पहले आ रहे थे जो यूजर ने पहले लिखे थे। सॉर्ट करने के बाद नंबर आगे पीछे हुए तो हैं,
पर अभी भी पूरी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं लग रहे। 25 से बड़ा है, इसलिए बाद में आना चाहिए, पर देखो आ पहले रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। असल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोल्ट डेटा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करता है। 25 से पहले आता है, इसलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से 2 से शुरू होने वाले सारे नंबर 5 से पहले आएंगे। सर, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा कि हम अरे में स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं? बात तो बिल्कुल सही है। प्रॉम्प्ट हमेशा स्ट्रिंग देता है, पर हम तो नंबर चाह रहे हैं, इसलिए हमें प्लस लगाकर नंबर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ प्लस लगा देंगे तो वो नल को भी नंबर में कन्वर्ट कर देगा, यानी x तो कभी भी नल होगा ही नहीं, और अगर नल नहीं होगा तो ये इफ स्टेटमेंट तो कभी चलेगा ही नहीं, यानी हमारा वाइल लूप तो कभी रुकेगा ही नहीं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने का काम इफ स्टेटमेंट के बाद करना होगा। तो चलो x को अरे में डालते समय ही प्लस लगाकर उसे नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब तो अरे में स्ट्रिंग नहीं नंबर्स ही हैं। पर ये क्या, सोर्टिंग तो अभी भी अल्फ़ाबेटिकली ही हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोर्ट फंक्शन खुद से तो अल्फ़ाबेटिकली ही सोर्ट करता है। अगर हम किसी और तरीके से सोर्ट करना चाहते हैं तो हमें सोर्ट फंक्शन को सोर्टिंग का फॉर्मूला देना पड़ेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सोर्ट करने का फॉर्मूला है पेरेंथेसिस के अंदर a, b, फिर इक्वल टू का साइन, फिर ग्रेटर देन का साइन, और फिर a - b। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो बस a - b की जगह b - a कर दो। ये फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे काम करते हैं, ये पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। अभी तो रटना ही पड़ेगा। हम सॉर्ट करना चाहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो चलो सॉर्ट फंक्शन को पैरामीटर में ये फॉर्मूला दे देते हैं। देखो, अब अरे सही से सॉर्ट हो रही है। अब अगला स्टेप है कि हमें स्क्रीन पर नंबर्स का स्क्वायर दिखाना है, यानी हमें एक लूप चलाना होगा जिसमें हम एक एक करके अरे में से नंबर निकालते रहेंगे और उनका स्क्वायर स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। पर सवाल है कि कितने चक्कर लगाने वाला लूप बनाएं? सर, अरे में जितने एलिमेंट हैं उतने ही चक्कर लूप को लगाने पड़ेंगे। सही बात है, पर ये पता कैसे चले कि अरे में एलिमेंट हैं कितने? इसके लिए हमें अरे के नाम के आगे लगाना होगा डॉट लेंथ। देखो, सोर्ट में हमने पेरेंथेसिस लगाए हैं क्योंकि सोर्ट एक फंक्शन है, लेकिन लेंथ में पेरेंथेसिस नहीं लगाए क्योंकि लेंथ एक प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझेंगे कोर्स में आगे। अभी के लिए तो बस इतना समझो कि अरे के नाम के आगे डॉट लेंथ लिखने से उस अरे के एलिमेंट्स का काउंट मिल जाता है, और एक बार एलिमेंट्स का काउंट आ गया तो उतनी बार चलने वाला लूप लिखना तो सिंपल है। i = 1 से शुरू करो, i <= टोटल तक लूप चलाओ और हर चक्कर में i की वैल्यू 1 बढ़ाते जाओ। अरे में जितने एलिमेंट्स हैं उतनी बार चलने वाला लूप तो बनकर तैयार है। अब हमें इस लूप में कोड लिखना है स्क्वायर कैलकुलेट करके स्क्रीन पर दिखाने का। उसके लिए पहले तो हमें अरे में से डेटा निकालना पड़ेगा। लूप के पहले चक्कर में हम अरे का पहला एलिमेंट निकालकर उसका स्क्वायर दिखा देंगे, फिर दूसरे चक्कर में दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर दिखा देंगे, तीसरे चक्कर में तीसरे का स्क्वायर, चौथे चक्कर में चौथे का स्क्वायर, और ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। पर ये कैसे पक्का करेंगे कि पहले चक्कर में पहला ही एलिमेंट निकले और दूसरे में दूसरा ही? ये पक्का होगा इस i वेरिएबल की हेल्प से। अगर हम ये कोड लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लूप के पहले चक्कर में i की वैल्यू होगी 1, यानी i - 1 हो जाएगा 0। अरे के पहले एलिमेंट की इंडेक्स 0 ही तो होती है, इसका मतलब पहले चक्कर में अरे का पहला एलिमेंट निकल के आएगा। लूप के दूसरे चक्कर में i की वैल्यू होगी 2, यानी i - 1 हो जाएगा 1।
इसका मतलब दूसरे चक्कर में 1 इंडेक्स वाला यानी अरे का दूसरा एलिमेंट निकल के आएगा और बस ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ती रहेगी यानी i-1 की वैल्यू भी एक एक करके बढ़ती रहेगी और अरे का अगला अगला एलिमेंट मिलता जाएगा। पर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जब अरे की इंडेक्स 0 से शुरू होती है तो क्यों ना i भी 0 से ही शुरू करें। अब हमें यहाँ i में से 1 घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि अब हम 1 से शुरू ना करके एक कदम पहले यानी 0 से शुरू कर रहे हैं, इसलिए लूप बंद भी एक कदम पहले ही करना पड़ेगा। पहले लूप तब बंद हो रहा था जब i की वैल्यू टोटल से बड़ी हो जाती थी, पर अब जैसे ही i की वैल्यू टोटल के बराबर होगी हम लूप तभी बंद कर देंगे। यानी अब i इक्वल टू टोटल पर लूप नहीं चलाना है, इसलिए चलो ये इक्वल टू हटा देते हैं। मान लो टोटल की वैल्यू 10 है, तो पहले भी लूप 10 बार ही चलना था और अब भी 10 बार ही चलेगा। फर्क बस इतना है कि पहले i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू 10 तक के लिए चलता, अब i इक्वल टू 0 से लेके i इक्वल टू 9 तक के लिए चलेगा। अब हमारा लूप भी सही चल रहा है और लूप के हर चक्कर में हमें सही एलिमेंट भी मिल रहा है। अब सिर्फ बचा स्क्वायर कैलकुलेट करके स्क्रीन पर स्क्वायर दिखाना। वो तो आसान ही है। अरे में से निकाले हुए नंबर को खुद उसी से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से स्क्रीन पर दिखा देंगे। और हाँ, चलो ये बाकी के डॉक्यूमेंट डॉट राइट हटा भी देते हैं, क्योंकि ये तो हमने बस टेस्टिंग के लिए ऐड किए थे। चलो अब टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा कोड सही चल भी रहा है या नहीं। हमने पहले लिखा 5, फिर 2, फिर 10 और फिर 3। देखो चारों नंबर्स का स्क्वायर स्क्रीन पर दिख रहा है और वो भी बढ़ते हुए क्रम में। उम्मीद है अरे की कहानी कुछ कुछ समझ आ गई होगी। अभी हमें अरे के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, पर वो पढ़ेंगे आगे की वीडियोज़ में। इस वीडियो में बस इतना ही। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।